मेरे YouTube के साथियों को मेरा सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सारे साथी और यूट्यूबर्स मेरे सिविल कंस्ट्रक्शन के साथी सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको सिविल कंस्ट्रक्शन में मैं पहले अपने प्रोग्राम कर चुका हूँ DPC के हवाले से, तो लेकिन ये एक छोटा सा एक पॉइंट था जो किसी मेरे दोस्त ने रेज़ किया था, तो उस पॉइंट पे मैं आज आप लोगों से बात करता हूँ। दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने पूछा कि हम जो घर बनाते हैं उसके जो हम प्लिंथ लेवल पे DPC डालते हैं, तो आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि DPC सही है या प्लिंथ बीम सही है? तो दोस्तों, मैं आज उसकी एक्सप्लेनेशन दे दूं कि दोस्तों देखें, जितनी भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है कंस्ट्रक्शन साइड में, जो भी मेथड्स होते हैं, जो भी तरीक़ेकार होते हैं काम के, और जो मुख्तलिफ़ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ अपनी अपनी जगह पर उनका अपना अपना एक फ़ंक्शन है। DPC मैंने आपको बताया है कि सिर्फ 2-2.5 इंच 3 इंच मोटी एक डेंस कंक्रीट की एक लेयर होती है, एक ऐसी तय डाली जाती है जो बैरियर का काम करती है, एक रुकावट का काम करती है। वो आपके ग्राउंड, जो आपकी नेचुरल सॉइल है, उस सॉइल में से जो पानी का मॉइस्चर ऊपर की तरफ चढ़ता है या क्लोराइड्स जो हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं, उन क्लोराइड्स को वो रोकता है। वो एक रुकावट होती है। वो DPC इस मकसद के लिए डाली जाती है। DPC का स्ट्रेंथ से, मजबूती से कोई ताल्लुक़ नहीं, जबकि प्लिंथ बीम DPC का फंक्शन आप समझ गए होंगे कि DPC का ताल्लुक़ किसी किस्म का लोड, कोई ब्लॉक का लोड, कोई फ्लोर का लोड, कोई छत का लोड, वो DPC नहीं उठा सकती। प्लिंथ बीम, अब प्लिंथ बीम पे बात करते हैं। प्लिंथ बीम जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर जो ज़मीन की तह में से निकालना पड़ता है, यानी ज़मीन को एक्सकेवेट करके, खुदाई करके वहाँ से हम एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं जो रीइंफोर्स कंक्रीट होती है, यानी कंक्रीट और उसके साथ स्टील। तो पहले सबसे बेस होते हैं, बेस के बाद उसके बाद कॉलम होते हैं, स्टैम्प कॉलम होते हैं, उसके बाद फिर उन कॉलम्स के ऊपर प्लिंथ बीम दिए जाते हैं ऑल अराउंड। उन प्लिंथ बीम्स के ऊपर फिर वॉल्स खड़ी की जाती हैं। तो जो आपकी जो दीवारें होती हैं ग्राउंड पे, उन दीवारों का वज़न जो है वो प्लिंथ बीम्स पे आता है, और प्लिंथ बीम्स जितने भी हैं वो कॉलम्स के ऊपर लोड करते हैं। उस जो लोड होता है वॉल्स का, वो प्लिंथ बीम अपने ऊपर लेते हैं और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं पिलर्स पे, और वो पिलर्स, वो सारा लोड आपकी फुटिंग्स पे, जो बेस होते हैं, जो नीचे कॉलम के नीचे बेस बनाए जाते हैं, उन पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वो मुख्तलिफ़ जगहों पे, ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जबकि जो आम तौर पे लोड बेयरिंग ईंटों की कंस्ट्रक्शन होती है या ऐसी कंस्ट्रक्शन होती है जिसके अंदर कॉलम्स नहीं दिए जाते, तो उनमें प्लिंथ बीम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपकी तमाम वॉल्स का वज़न, जितनी भी दीवारें होती हैं उनका वज़न ऑटोमेटिकली ज़मीन के ऊपर चला जाता है, और ज़मीन से वज़न, यानी छत का वज़न जो है वो ट्रांसफ़र होता है दीवारों में। चारों साइड पे जो दीवारें होती हैं उन पे ट्रांसफ़र होता है, और उन दीवारों का वज़न डायरेक्ट सॉइल पे, जो कुदरती ज़मीन होती है, नीचे सॉइल होती है, कुदरती मिट्टी होती है, उस पे वो ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके लिए ये करते हैं कि जो नीचे जो ज़मीन के अंदर एरे खोद के बुनियाद जो है दीवारों की डाली जाती है, वो दीवारें 15 इंच, कोई 12 इंच बनाता है, कोई 15 इंच बनाता है, कोई 14 इंच, कोई 16-18 इंच बनाता है। ब्रिक के हिसाब से, छोटी जो ब्रिक्स आती हैं, मट्टी की ईंटें, तो उसके हिसाब से वो मोटी दीवार होती है। फिर वो 2.5-3 फुट, 3.5 फुट की दीवार मोटी खड़ी करने के बाद उसके बाद वो दीवार मूव करके उसको ट्रांसफ़र करके छोटा कर दिया जाता है, 9 इंच मोटा कर दिया जाता है। तो फिर 9 इंच मोटी दीवार ऊपर तक जाती है। उसके बाद ऊपर डायरेक्ट उसके ऊपर छत डाल देते हैं। कुछ लोग बीम डाल के छत डाल देते हैं, हालांकि उस बीम का भी कोई फंक्शन नहीं है जो दीवार के ऊपर दिया जाता है। डायरेक्ट आप एक प्लेट यानी स्लैब उसके ऊपर लगा सकते हैं।
तो अब आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि जो भी वज़न कॉलम सपोर्ट बिल्डिंग होती है वो वज़न सारा छत का बीम उठाते हैं, बीमों का वज़न दीवारें और कॉलम उठाते हैं, और कॉलम का वज़न नीचे प्लिंथ बीम पे आता है, प्लिंथ बीम से वो वज़न ट्रांसफ़र होता है, वो वेट फुटिंग पे चला जाता है। तो जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है रीइंफोर्समेंट स्ट्रक्चर, उसके लिए जो है वो प्लिंथ बीम देने की ज़रूरत है। अच्छा, अब जो 15-16 इंच मोटी दीवारें नीचे बनाई जाती हैं, आपको पता है कि एक ईंट इस वक्त तकरीबन 9 रुपये, 8.5, 8-9 रुपये पड़ती है। तो ईंटों की ट्राली 27,000 रुपये की, जिसमें 3,000 ईंटें होती हैं, तो 9 रुपये की एक ईंट पड़ी। तो जो आप मोटी 15 इंच मोटी दीवार बनाते हैं उस पर तकरीबन 16-18 ईंटें जो लगती हैं एक क्यूबिक फुट में। 1 फुट मोटी जो दीवार, 15 इंच मोटी दीवार जो 1 फुट की, 1 फुट आप उसका अगर स्क्वायर फीट लेंगे तो वो 15 इंच मोटी हुई तो वो सवा क्यूबिक फुट बन गई। सवा फुट में 18 ईंटें लगती हैं, तो 18 ईंटें आप मल्टीप्लाई करें कितने पैसे बन गए। फिर उसको लगाने के पैसे, फिर उसको लगाते हुए दोबारा रेती और उसके साथ सीमेंट मिक्स करते हैं, उसके पैसे अलग। तो वो आपको जाके वो मैसनरी बहुत महंगी पड़ती है, वो कम से कम 150-200 रुपये फिट पड़ जाती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि वहाँ पर दोनों तरफ शटरिंग लगा के, अगर शटरिंग अवेलेबल है, और अगर आपकी सॉलिड नीचे जो सॉइल है, जो आपका ग्राउंड है, मट्टी जो है उसकी सॉलिड है, गिरती नहीं है, तो आप बिल्कुल एक्यूरेट अपनी मेजरमेंट करके डोरियां मार के बिल्कुल सफाई से मट्टी को काट के नीचे लेके जाएं, ताकि आपको शटरिंग ना लगानी पड़े। और उसके अंदर आप कास्ट एंड C2 कंक्रीट जो भर दें, सिर्फ कंक्रीट, उसके अंदर स्टील नहीं, 1:3:6 के रेशो से सीमेंट, बजरी और रेती मिक्स करके आप पूरे में ऑल अराउंड C2 भर दें 15 इंच मोटा। उसके बाद प्लिंथ लेवल तक, और उसके बाद फिर DPC डाल के आप उसके ऊपर मैसनरी कर दें। उस मैसनरी, उस C2 भरने से ये होगा कि देखें, जो ब्रिक होती है उसकी जो स्ट्रेंथ मशीन पे चेक की जाती है, वो इंडिविजुअल एक एक ब्रिक की चेक की जाती है। तो नीचे जो है वो सारी ब्रिकें एक दूसरे के साथ सीमेंट से, मोटर से जोड़ी जाती हैं, तो उसका सारी का जो PSI स्ट्रेंथ है वो एक जैसी नहीं होती। किसी ईंट की 900 होती है, किसी की 1000 होती है, किसी की 1100 होती है, किसी की 1200 होती है, और फिर वो सब एक दूसरे से अलग होती हैं। जब ऊपर का वज़न है वो एक जान नहीं होती, जबकि अगर आप C2 कास्ट करेंगे नीचे तो वो सारा एक जान होगा। तो आप C2 कास्ट कर रहे हैं, उसके अंदर स्टील देने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आप कॉर्नर्स पे जहाँ 90 डिग्री का जाविया बने, जहाँ कोना बन रहा हो C2 का, वहाँ पर आप 2-3 बार जो हैं 4 फुट के, 5 फुट के L शेप में, वो कंक्रीट करते हुए बीच में आराम से रख दें, ताकि कोना उसका जो है, जो 90 डिग्री का ऐसे कोना बनता है, वो कोना फटे ना। जब अंदर मट्टी का प्रेशर होगा, यानी ये आपका प्लिंथ है, ये स्क्वायर, और इसके अंदर आप जब मट्टी का प्रेशर डालेंगे तो ये कोना फटे ना। तो यहाँ पर आप L शेप में 3-4 बार्स जो हैं वो 4-4 फुट के हर कोने पे डाल दें, तो वो कोना आपका जो है वो कभी फटेगा नहीं। तो उसके अलावा आपका C2 जो है वो सॉलिड, एक जान, एक जैसी उसकी स्ट्रेंथ मिलेगी, एक जैसी PSI ऑल अराउंड मिलेगी 1:3:6 के रेशो से। तो वो आपको तकरीबन 50% कास्ट करता है। यानी अगर आप ब्रिक्स लगाते हैं तो वो ब्रिक्स आपको 200 रुपये में पड़ती हैं पर स्क्वायर फुट, तो ये आपको पर स्क्वायर फिट 3600-3700 रुपये पड़ेगा, 36-37 रुपये पड़ेगा C2 जो आप भरते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि उसकी जगह आप C2 दे दें, तो आपकी जान छूट जाएगी। और C2 देने, C2 आप जब प्लान कर रहे हो C2 देने का, तो जहाँ आपके बाथरूम हो वहाँ ऑलरेडी उस, क्योंकि 15 इंच मोटे C2 की कटाई करके उसमें से आप गटर लाइन के और सेवरेज के पाइप गुजारेंगे तो टूट फूट जाएगा। तो उसमें पहले से जो है ना वो स्लीव्स रख दें, पहले से प्लास्टिक के पाइप काट के वहाँ होल्स में रख दें, ताकि आप अपनी जो फिटिंग करें तो उन होल में से पाइप आपका बाहर निकल जाए, आपको चिजल ना करना पड़े, काटना ना पड़े वो C2। तो ऑल अराउंड आप C2 भर देंगे तो आपका जो घर है वो बहुत मजबूत बनेगा। तो मोहम्मद बिलाल साहब, उम्मीद करता हूँ आप भी इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि DPC के फंक्शन को और प्लिंथ बीम के फंक्शन को आप समझ गए होंगे कि DPC और चीज़ है, प्लिंथ बीम और चीज़ है। प्लिंथ बीम 2 काम करता है, एक तो दीवारों का वज़न अपने ऊपर लेकर उसको डाइवर्ट करता है और ट्रांसफ़र कर देता है कॉलम्स पे। उसके अलावा प्लिंथ बीम बिल्डिंग के पैरों को भी मजबूत करके डंडा बेड़ी डालता है। जैसे मुजरिम को डंडा बेड़ी डालते थे ना किसी ज़माने में, ताकि वो फ्रीली भाग ना सके, तो लोहे में इस तरह ये जो प्लिंथ बीम डाला जाता है, ये बिल्डिंग की फुटिंग्स को
डंडा बेड़ी डाल दी जाती है कि कभी कोई मूवमेंट हो इधर उधर, कभी पानी ज़्यादा आ जाता है, नीचे से मिट्टी निकल जाती है, कोई सैलाब आ जाता है, या कोई गटर लाइन फट जाती है, या आसपास का कोई प्लॉट बैठ जाता है, सेटलमेंट हो जाती है, ज़मीन बैठ जाती है, तो आपकी बिल्डिंग कम से कम एकदम से नीचे नहीं जाएगी, संभलने का मौका मिल जाता है आदमी को। आप उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दोबारा वहाँ पर मिट्टी की फिलिंग मिलेंगे, आपका घर एक जगह पर खड़ा रहेगा। अगर ब्रिक्स वगैरह होंगी तो ब्रिक्स वहाँ क्रैक आ जाएगा, एक कोना पूरा बैठ जाएगा, दीवार में बहुत बड़ी दरार पड़ जाएगी। C2 होगा तो C2 भी संभालता है। C2 जो है कास्ट एंड C2, जो बगैर रीइंफोर्समेंट के आप जो कंक्रीट भर देते हैं 15 इंच मोटी, तो वो भी कदरे संभालता है, लेकिन वो 50% संभालता है, जबकि अगर रीइंफोर्समेंट होगी, प्लिंथ बीम होगी, तो वो 100% संभालेगा। लेकिन प्लिंथ बीम लोड बेयरिंग दीवारों पे देने का मकसद ही कोई नहीं है, क्योंकि वो वज़न तो कॉलम तो है ही नहीं, आप कॉलम तो दे ही नहीं रहे नीचे से, तो फिर प्लिंथ बीम देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी सारी दीवारें जो हैं वो मोटी दीवार पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मैं से मोटी दीवार को आप बीच से निकाल दें, वहाँ आप C2 डाल दें, तो आपका 50% आप सेफ साइड पे चले जाते हैं। और दूसरी चीज़, आपकी बचत हो जाती है। आप कम से कम नहीं, जहाँ आपका नीचे, क्योंकि देखें ना, 18 ईंटें अगर एक स्क्वायर फीट एरिया में लगती हैं तो आप कितना बड़ा एरिया है, 15 बाई 15 का अगर आप कमरा बनाते हैं तो उसमें कम से कम 7,000 सवा 7,000 ईंट खाली नीचे आपके 3.5 फुट एरे में लग जाती हैं। तो 7,500 ईंटों का आप 9 रुपये से मल्टीप्लाई करें, 63-64 हज़ार बनता है वो। पर उसके ऊपर आप लेबर लगाएंगे 15 फुट बाई 15 फुट के कमरे में, तो कम से कम जो मेसन है वो भी आपसे 15 इंच मोटी दीवार बनाने का कम से कम नहीं, मेरे हिसाब से रेती बजरी भी मिलाकर और लेबर मिला के 100 रुपये और ख़र्च हो जाएगा। तो 18 ईंटें एक स्क्वायर फुट में, तो ये तकरीबन 56-57 हज़ार रुपये की ईंटें हो गई। 100 रुपये फुट पे वो लगा लो तो तकरीबन 30,000 रुपया वो हो गया। ये लाख रुपए से ऊपर की कहानी बनती है। जबकि अगर आप C2 डालेंगे तो वो आप जो है वो बड़ी ईजी आसानी से उसको 35-36, बहुत ज़्यादा अगर आप ख़र्च करते हैं तो 40 पे ले जाएंगे, 45 पे ले जाएंगे, 50,000 रुपये में कर लेंगे। 50% आप बचत कर सकते हैं प्लिंथ में। उम्मीद करता हूँ मेरा प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरी बातें अच्छी लगी, मेरे बात को आप समझ सके, तो मेरे प्रोग्राम, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को पुश कर दें, ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस आप तक। उनसे किया, लेकिन मेरे शायद समझने में गलती हो गई थी, मैं समझ नहीं सक रहा था उनके सवाल को, लेकिन आखिर में मैं समझ गया कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। मोहम्मद बिलाल साहब जो है वो आप मुझसे जो है वो ये पूछना चाह रहे थे कि आप किस चीज़ को रेकमेंड करते हैं, प्लिंथ बीम को या DPC को, यानी आप प्रेफर किसको करते हैं कि DPC दी जाए, बिल्डिंग जो भी घर बनाया जाता है उसके नीचे DPC दी जाए, या प्लिंथ बीम दिया जाए। तो गालिबन आपका 100% मैं समझाऊँ कि मतलब यही था कि आप किस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि प्लिंथ बीम दिया जाए आया या DPC दी जाए। तो मोहम्मद बिलाल साहब या और मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, दोस्त साथी, उन सब के लिए मैंने ये आज का प्रोग्राम मुरतब किया है। तो दोस्तों देखें, मैंने अपने प्रोग्राम्स में बताया और अभी फिर आपको बताता हूँ कि जो DPC है, डैम प्रूफ कोर्स, वो प्लिंथ बीम का काम नहीं करती और प्लिंथ बीम DPC का काम नहीं करता। बिल्डिंग में जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब अपनी अपनी जगह पर अपने अपने तौर पर वो वर्क कर रहे होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं। तो DPC जो है वो 2 से 2.5 इंच 3 इंच एक डेंस कंक्रीट डाली जाती है, जो कि वो एक बैरियर होता है, वो एक रुकावट होती है जो आपकी जो ग्राउंड लेवल के नीचे जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उस सॉइल में से वाटर मॉइस्चर या क्लोराइड्स वगैरह जो है उसको ऊपर आपके सुपर स्ट्रक्चर में ट्रांसफ़र होने से रोकती है। वो एक बैरियर, हम रुकावट हम बनाते हैं अपनी वॉल्स के नीचे, अपने फ्लोर्स के नीचे, कहीं पर भी हम एक बैरियर पूरा डाल सकते हैं। मैंने अपने प्रोग्राम में बताया था कि बहुत सारे लोग जो है सिर्फ वॉल्स के नीचे डाल देते हैं ताकि जो मॉइस्चर है वो ब्लॉक्स में ना आए ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होता। खाली ब्लॉक में मॉइस्चर जो है वो ठीक है, आप रोक सकते हैं। उसके बहुत सारे तरीके भी मैंने बता दिए थे। लेकिन DPC
प्लिंथ बीम का मुतबादिल नहीं है और प्लिंथ बीम डीपीसी का मुतबादिल नहीं है, यानी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इन दोनों का फंक्शन अलग है, दोनों के काम अलग हैं। प्लिंथ बीम जो है वो आपका जो स्ट्रक्चर होता है, जो आपका घर बन रहा होता है, प्लिंथ बीम जो है वो ज़्यादातर प्लिंथ बीम जो है वो स्टील रिइंफोर्समेंट स्ट्रक्चर के साथ, जिसमें यानी बेस, कॉलम, प्लिंथ बीम, फिर कॉलम, फिर ऊपर लेंटल बीम, फिर उसके बाद स्लैब के बीम, फिर उसके ऊपर स्लैब, यानी स्लैब का लोड बीम पे, बीम का लोड कॉलम्स पे, कॉलम्स का लोड नीचे बेस पे, बेस जो है वो ज़मीन पे लोड सारा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये वो स्ट्रक्चर कहलाता है जो आरसीसी स्ट्रक्चर कहलाता है। लेकिन आरसीसी स्ट्रक्चर कुछ इलाकों में बनते हैं, कुछ इलाकों में आरसीसी स्ट्रक्चर नहीं बनाते, कुछ इलाकों में लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ख़ास तौर पे पंजाब साइड पे और इस्लामाबाद साइड पे। जो शहरों में, इस्लामाबाद के शहरों में तो आजकल कंक्रीट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, रीइंफोर्समेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, लेकिन जो देही इलाके हैं, मुज़ाफ़ाती इलाके हैं या जनूबी पंजाब के इलाके हैं जहाँ पर ब्रिक्स मिलती हैं, तो लोग क्या करते हैं कि वहाँ लोड बेयरिंग पे अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। लोड बेयरिंग का मतलब ये होता है कि आपका जितना भी लोड है वो ज़मीन पे जो ट्रांसफ़र होता है वो आपकी दीवारों के थ्रू होता है, यानी दीवारें आप ज़मीन में एरे खोद कर दीवारें खड़ी करते हैं, उन दीवारों के ऊपर आप खिड़की दरवाज़ों पे लेंटल बीम, छोटे छोटे पतले से लेंटल डाल देते हैं, उसके बाद वही दीवार ऊपर जाती है और उस दीवार पे डायरेक्ट आप स्लैब का वज़न आप बीम के ऊपर डाल देते हैं, उसके ऊपर दीवारों पे डाल देते हैं। बाज़ लोग वहाँ ऊपर टॉप में बीम भी देते हैं और बाज़ लोग डायरेक्ट दीवार के ऊपर स्लैब रखते हैं। देखिए, बात यह है कि अगर आपने लोड बेयरिंग पे काम करना है तो लोड बेयरिंग पे काम करने के लिए फिर आपको प्लिंथ बीम देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्लिंथ बीम, मैंने आपको बताया कि दीवारों का सारा लोड जो है वो प्लिंथ बीम पे आता है। प्लिंथ बीम्स का लोड जो होता है वो जो आपके बेस कॉलम होते हैं उन पे आता है और बेस कॉलम का लोड जो है वो सारा नीचे, जो आपके हर कॉलम के नीचे जो फुटिंग बनाई होती है उस पे आता है। तो ये लोड सारा ट्रांसफ़र होता हुआ आता है आरसीसी स्ट्रक्चर में। लेकिन लोड बेयरिंग पे ये होता है कि सारी दीवारों पे इक्वल लोड छत का, समझ लें आपने कि आपकी दीवारों ने, 4 दीवारों ने इस तरीके से एक प्लेट अपने ऊपर रखी हुई है, वो जो स्लैब होती है वो एक प्लेट ऊपर रखी होती है, वो रीइंफोर्स नहीं होता है इधर उधर किसी चीज़ से, वो सिर्फ लोड बेयरिंग होता है, यानी दीवारों ने लोड लिया हुआ होता है। वो स्ट्रक्चर चल रहे, शुरू से वही स्ट्रक्चर चलते आ रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं, लोग उसी स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको दीवारें मोटी करनी पड़ती हैं, ज़ाहिर है जो लोड ले लें स्लैब का, दीवारें मोटी करनी पड़ती हैं। और ख़ास तौर पे जो एरे खोदते हैं आप ज़मीन के अंदर बुनियाद में, वहाँ आपको 14-15 इंच मोटी पहले एक दीवार खड़ी करनी पड़ती है 3-4 फुट ज़मीन के अंदर, फिर उसके बाद 9 इंच की दीवार आपको ऊपर लेके जानी पड़ती है और उस 9 इंच की दीवार पे आप जो है वो सारी स्लैब का लोड जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो अब उसमें ग्राउंड लेवल पे डीपीसी देकर आप जो है वो ग्राउंड को और अपने ऊपर सुपर स्ट्रक्चर को अलग कर लेते हैं। लोड बेयरिंग की वॉल में प्लिंथ बीम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी सारी दीवारों का वज़न, जो आपके सुपर स्ट्रक्चर का ग्राउंड लेवल से ऊपर का वज़न है, वो सारा नीचे एरों में, बुनियादों में, जो आपने 15 इंच मोटी दीवार लगाई होती है उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है ना, तो वहाँ प्लिंथ बीम देने की ज़रूरत नहीं है। बस उसको ये है कि आप बैरियर बना सकते हैं, यानी आप डैम प्रूफ कोर्स का बैरियर किसी भी तरीके से, चाहे 2 इंच की लेयर आप दीवारों के नीचे खड़ी करें और फिर भी जो है वो क्लोराइड्स वगैरह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर आप मॉइस्चर नहीं होता तो क्लोराइड ट्रांसफ़र होते हैं ब्रिक्स में। तो उसके लिए मैंने ये अपने आखिरी प्रोग्राम में बताया था कि आप पूरे अपने प्लॉट को, जो भी आपका 3 मरले का, 4 मरले का, 5 मरले का, 20 मरले का, पूरे प्लॉट को जो है वो आप वहाँ पूरा फ्लोर पे एक बैरियर बना दें। जो कच्चा फर्श डालते हैं उसको आप एज अ बैरियर एज्यूम करें और बैरियर डाल दें, तो नीचे से कोई भी चीज़ आपके ऊपर वाले स्ट्रक्चर में ना आए। ठीक है जी। अच्छा, इन्हीं बातों में एक बात निकली बिलाल साहब, और जो भी मेरे दोस्त सुनने वाले हैं, मैंने जो मेरी कैलकुलेशन है और जो आप भी कर सकते हैं कि जो हम नीचे, ये मैं एक सेक्शन बना रहा हूँ 9 इंच मोटी दीवार का, जिसके ऊपर आप यहाँ स्लैब छत डाल देते हैं।
यहाँ ऊपर छत डाल देते हैं। ठीक है जी, ये 9 इंच मोटी दीवार है। इसके नीचे आप जो है, ये आपका ज़मीन है, ये ज़मीन है। इसके नीचे आप, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो 15 इंच मोटी दीवार लगाते हैं। ठीक है जी, ये 15 इंच मोटी दीवार लगाते हैं। तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि ये जो 15 इंच मोटी दीवार है, इसमें एक जो स्क्वायर फिट का एरिया है, यानी आप सामने से स्क्वायर फिट के एरिया में तकरीबन 18 जो है वो ईंटें लगती हैं। तकरीबन 15 इंच मोटी दीवार में एक स्क्वायर फिट एरिया में 18 ब्रिक्स लगती हैं, ये वाली। ठीक है जी, तब वो 15 इंच मोटी दीवार खड़ी होती है। और 3.5 फुट ऊंची लगती है, 3.5 फुट यहाँ से ऊपर लगती, नीचे ज़मीन के अंदर से खोद के आप एरा निकालते हैं, उसके अंदर आप मोटी दीवार जो है, 15 इंच मोटी दीवार जो है वो ब्रिक्स की बनाते हैं जी, छोटी जो ब्रिक्स लगती हैं। अच्छा, आजकल मैंने देखा ब्रिक्स का रेट भी 27,000 रुपये की ट्रॉली है, 3,000 ब्रिक्स आती हैं उसमें। तो इसका मकसद है कि 9 रुपये की एक ब्रिक है, तो 18 ब्रिक्स का आप हिसाब लगा लें कि 8 80 9 रुपये की, अगर आप 8 की लगाएं, चलें 8 की अगर आप लगाते हैं तो 8 दे 80 और 8 64, तो 80 और 64 जो है 144 रुपये। 144 रुपये की ब्रिक्स हैं। और इसको ले करने में जो इसके अंदर मोटर भरते हैं आप, दर्जे भरते हैं, नीचे माल देते हैं इन जगहों पे, तो इन सब में माल वगैरह में ख़र्च करा के तकरीबन ये 80 90 95 रुपये स्क्वायर फिट इसकी लेबर बन जाती है। तो ये जाके ये जो आपकी मोटी दीवार तैयार होती है, ये आपकी कम अज़ कम नहीं तो ये चली जाती है आपका, अल्लाह भला करे, 200-250 रुपये फुट पे चली जाती है विद मटेरियल। ठीक है ना जी। तो इससे बेहतर मैं जो रेकमेंड करता हूँ वो मैं ये करता हूँ कि आप यहाँ पर भी शटरिंग लगाएं, यहाँ पर भी शटरिंग लगाएं, और इसके अंदर सीमेंट कंक्रीट, सिर्फ रीइंफोर्समेंट नहीं, स्टील डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप C2 कास्ट कर लें, C2 कास्ट कर लें, दोनों तरफ लकड़ी के चोर से लगाकर अंदर आप शटरिंग लगा लें। अगर आपके पास शटरिंग वाला अवेलेबल है तो 20-22 रुपये फिट वो लगा देगा स्क्वायर फिट, तो तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये, 15 बाई 15 के कमरे में 8-9 हज़ार रुपये की शटरिंग लगती है। ठीक है जी, अगर आप लेबर रेट पे लगवाते हैं। और अगर आप नहीं लगाना चाहते तो बेहतर ये है कि आप टीन की नाली वाली चादर, जो जस्ती चादर होती है, वो एक 15 की और एक 2.5 फुट छोटी, यानी 2.5 फुट छोटी, एक 15 की और एक 12.5 की, 2 शीटें जोड़ के इधर, और उसके पीछे लकड़ी की बल्लियाँ खड़ी करके उनके पीछे टेकें लगा के, खुदाई तो यहाँ हुई भी है, इसके पीछे आप टेकें वगैरह फंसा के इसके अंदर आप कंक्रीट भर दें। कंक्रीट 1:3:6 रेशो की आप कंक्रीट भर देंगे तो ये आपका कास्ट एंड C2 हो जाएगा। ये कास्ट एंड C2, तो ये कास्ट एंड C2 भरा जाएगा जब, तो ये कास्ट एंड C2 आपका सॉलिड होगा, ना इसमें क्रैक आएंगे, ना इसके अंदर कोई गीलापन आएगा, यानी बहुत सारी चीज़ों के मसलों से आप जान छूट जाएगी। और एक जान आपकी नीचे जितनी भी फाउंडेशन बनेगा वो एक जान हो जाएगा, और आपका ये सारा लोड इस C2 के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। C2 एंड ब्रिक्स सेम है, लेकिन ब्रिक्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, C2 की कास्ट कम आएगी, C2 की कास्ट बहुत कम आएगी। मैंने जो कैलकुलेशन की थी, तो ये जो कैलकुलेशन बनती है, C2 जो है वो तकरीबन 15 फुट बाई 15 फीट का एरिया, यानी 15 फीट का एक कमरा हो तो उसके नीचे अगर आप 15 इंच का, ये 3.5 फीट गहरा, 3.5 फीट गहरा ज़मीन के अंदर एरा, और 15 इंच चौड़ा अगर आप C2 कास्ट करते हैं तो इस पर तकरीबन 36,000 रुपया जो है वो ख़र्चा आता है, 36,000 रुपया ख़र्चा आता है। इसमें 25 बोरी तकरीबन सीमेंट की लग जाएगी, एक ट्रॉली रेती की लगेगी, और तकरीबन 2 ट्रॉली जो है वो बजरी लगेगी आपकी। तो इन सब चीज़ों की मैंने कॉस्ट निकाली है, तो ये तकरीबन 36 ट्रॉली, 110-15 फीट की, 120 फीट की ट्रॉली, तो 36,000 रुपये कॉस्ट बनती है इसकी। जबकि ब्रिक्स की मैंने कॉस्ट निकाली थी, तो ब्रिक्स की कीमत, क्योंकि इसमें तकरीबन 7,000 ब्रिक लगती हैं, खाली 15 फीट बाई 15 फीट के कमरे में 7,000 ईंटें लगती हैं, और एक ईंट आजकल 9 रुपये की है। तो ये आपको, और इसकी लगवाई अलहदा, और इस लगवाने के टाइम पे इसके अंदर रेती और सीमेंट को आप मोटर अलहदा, और फिर लगाते हुए मिस्त्री जो है वो दाड़े भी सही तरह नहीं फंसाते, बाद में यहाँ क्रैक आ जाता है ज़मीन में।
क्योंकि ऊपर ये लोड होता है। तो मेरी जो राय है वो ये है कि कभी भी आप प्लिंथ की जगह पे C2 कॉस्ट करें, दोनों तरफ शटरिंग लगा के 15 इंच कंक्रीट इसके अंदर 1:3:6 के रेशो से डाल दें। 3 जो है वो रेती दरिया की और 6 बजरी और 1 बोरी सीमेंट। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ बिलाल साहब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों चीज़ें प्रोसीजर अलहदा हैं, डीपीसी का और प्लिंथ का। प्लिंथ बीम महज बिल्डिंग के नीचे जो स्ट्रक्चर रीइंफोर्समेंट स्ट्रक्चर होता है उसके नीचे प्लिंथ बीम जो है वो 2 फंक्शन उसके एट अ टाइम वो कर रहा होता है। एक तो उसने जिस तरह मुजरिम को डंडा बेड़ी लगाते हैं ना, पैरों में डंडा बेड़ी डालते थे पुराने ज़माने ताकि मुजरिम भाग ना सके, इसलिए प्लिंथ बीम जो है वो डंडा बेड़ी का काम करता है। यानी तमाम आपके जितने भी कॉलम्स होते हैं उन कॉलम्स के जो पैर होते हैं उनको एक दूसरे के साथ टाई करता है, रीइंफोर्स करता है, एक दूसरे के साथ पकड़ के रखता है कि अल्लाह ना करे कभी कोई जलजला आ जाए या ऐसा कोई पानी नीचे से आ जाए या आपके बराबर वाले ने खुदाई ज़्यादा कर दी तो आपकी सेटलमेंट अगर होती है तो वो टाई बीम कम से कम इतना सहारा देते हैं कि आपकी बिल्डिंग वक्ती तौर पे खड़ी रहती है, एकदम से कोलैप्स नहीं होती। जिन बिल्डिंग्स में, जिन 2-3 मंजिला घरों में प्लिंथ बीम नहीं दिए होते, बेस नहीं दिए होते, डायरेक्ट जो है दीवारें खड़ी की होती हैं या खाली कॉलम खड़े किए होते हैं, उसके बेस होते हैं लेकिन नीचे प्लिंथ बीम नहीं दिया होता, तो वहाँ ये होता है कि कभी कोई सेटलमेंट होता है तो वो बिल्डिंग बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाती है। ठीक है जी। तो अब उम्मीद है समझ गए होंगे कि प्लिंथ बीम जो है वो दीवारों का लोड लेता है, दीवारों के लोड को प्लिंथ बीम अपने ऊपर लेकर फिर उसको ट्रांसफ़र करता है कॉलम्स पे। तो लोड बेयरिंग दीवारों में प्लिंथ बीम देने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ डीपीसी दे सकते हैं। लेकिन आपकी सेविंग इस तरह हो सकती है कि आप अगर दोनों तरफ शटरिंग लगाकर 15 इंच मोटा C2 भर दें, ब्रिक्स ना जोड़ें उसके अंदर, क्योंकि ब्रिक्स बहुत महंगी पड़ती हैं। तो कॉस्ट एंड C2 यानी मौके पे जो है वो बग़ैर स्टील के खाली सीमेंट कंक्रीट यानी 3 रेती 6 बजरी और 1 सीमेंट ये मिक्स करके ये रेशो का कंक्रीट डाल दें तो वो इस ब्रिक्स से ज़्यादा मजबूत भी होती है और आपकी कॉस्ट भी आधो आध का फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब और मेरे साथियों जितने भी हो, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ मेरा प्रोग्राम आपको बेहतर लगा होगा। अगर प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इसको जो है वो आप सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो इंशाल्लाह आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।